नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है आप देख रहे हैं, भारत में जनसंख्या विस्फोट। इसको लेकर अभी हाल में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक जनसंख्या संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। उसमें क्या क्या बातें हैं और क्या ये जो बात लिखी है, जो थंबनेल पर आप देख रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है, इस बात को हम लोग इस वीडियो में समझने का अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लोग यह भी देखेंगे कि प्रीलिम्स में इससे किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं और मुख्य परीक्षा में इससे किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी के लिए अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कहाँ पर इसकी प्रासंगिकता है। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। तो जीएस पेपर 2 में ये आता है, तो इसकी प्रासंगिकता आपको जीएस पेपर 2 में अच्छे से दिखेगी। अब चलते हैं हम लोग और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बयान, इसको हम लोग देखेंगे। अभी कितनी है भारत की आबादी, ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा जो आज हम कवर करेंगे। उसके बाद चीन की जनसंख्या नीतियाँ, जिसमें हम देखेंगे कि चीन ने किस प्रकार अपने जनसंख्या नियंत्रण की नीति बनाई, जिसमें 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जनसंख्या गिरावट की चिंताएं, इसको पढ़ेंगे। भारत के लिए क्या सीख है, यह भी देखेंगे। भारत की जनसंख्या वृद्धि, उसका दर भी देखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण संबंधी भारतीय उपाय, यह भी देखने का प्रयास करेंगे। और प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे, एक सवाल, और मेंस का एक सवाल देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार हम एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट को हम लोग इस लेक्चर में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये लिखा है अगले साल होगा, भारत में होगा जनसंख्या विस्फोट, हम निकल जाएंगे चीन से आगे। ये एक न्यूज़पेपर की ही हेडलाइन है, जिसमें लिखा है कि 2023 में भारत चीन से आगे होगा जनसंख्या के मामले में। और इसीलिए जो आपने स्टार्टिंग में देखा जनसंख्या विस्फोट, वह जो कथन है वो इसी बात से निकल कर आया कि चीन से भी हम 2023 में ही आगे निकल जाएंगे, ऐसा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बताती है। 2019 में जब रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में भी दिखाऊं, तो उस समय ये कहा गया था कि 2027 तक भारत की आबादी चीन की जनसंख्या से ज़्यादा हो जाएगी। ये 2019 का रिपोर्ट है और इस समय ये कहा गया था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वही यूनाइटेड नेशन जो पहले 2027 की बात जिसने की थी, वह अब 2023 में ही कह रहा है कि चीन से हम आगे निकल जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 2023 तक, जो मैंने आपको बातें बताई कि 2023 तक भारत चीन से भी जनसंख्या के मामले में आगे होगा। आपसे इस रिपोर्ट के बारे में पूछ सकता है, जो मैंने आपको बताया कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट इसका नाम है। इसको अंग्रेजी में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और अगर हम और उसके अंदर जाएं तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रखंड के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अब जब हम काफ़ी अंदर जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा विभाग है। तो संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या प्रखंड का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, और उसके द्वारा जो रिपोर्ट है वो क्या है, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022, ठीक है। और नाम की रिपोर्ट में यह कहा गया कि वैश्विक जनसंख्या, जो पूरे विश्व की जनसंख्या है, वह 15 नवंबर 2022 तक कितना हो जाएगी, 8 अरब। 8 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या की बात है, ये वैश्विक जनसंख्या की बात है, केवल भारत नहीं पूरे विश्व की जनसंख्या की ये बात है।
चलिए आगे देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या और कहा गया। अब देखा गया इस रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद से सबसे धीमी गति से अभी बढ़ रही है, और जैसा इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में यह 1% से भी कम बढ़ी है। तो जो बढ़ने की गति है वो अभी आपका सबसे कम है। इवन 2020 में यह 1% से कम हो गई। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों से क्या पता चलता है कि दुनिया की जनसंख्या 2030 में 8.5 अरब, अभी आपको मैंने बताया कि 15 नवंबर 2022 तक कितना हो जाएगा, 15 नवंबर 2022 तक 8 अरब। 2030 में यह 8.5 अरब होने की संभावना है और 2050 में यह 9.7 अरब हो जाएगा। इसके बाद अगर और एक स्टेप बढ़े, यह अनुमान ही होता है, 2080 में कितना हो जाएगा, 10.4 अरब, 10.4 अरब। और 2100 में क्या है, यहां पर आकर वो जो है अपने एक लेवल को प्राप्त कर लेगा और 2100 में लगभग इतना ही रहने का अनुमान है। मतलब जो 10.4 अरब है, इसके बाद जो है वो अपना एक शिखर पर पहुंच जाएगा और उसके बाद 2100 में भी लगभग इतना ही रहेगा। ऐसी बात आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विश्व जनसंख्या दिवस और संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बयान क्या था। तो इस बयान को बस एक परीक्षा में कभी अगर आपको इस्तेमाल करना पड़ा, अच्छे अच्छे शब्दों का इसमें चयन है, उस समय में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर एक दिवसीय परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये सब सवाल वहाँ पर पूछा जाता है। इवन स्टेटमेंट में, चूंकि रिपोर्ट आई है और इसमें भारत चीन को पछाड़ने की बात कर रहा है 2023 में ही, तो यूपीएससी भी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के अंदर इस प्रकार का सवाल बना सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस फॉर एग्जाम्पल 13 जुलाई को मनाई जाती है, 14 जुलाई को मनाई जाती है, ऐसा करके। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, आप इनका नाम जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विश्व जनसंख्या दिवस एक ऐसे वर्ष के दौरान आता है जब हम पृथ्वी के 8 अरबवें निवासी के जन्म की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा हो ही रहा है। मैंने आपको बताया कि 15 नवंबर 2022 तक क्या है, 8 अरब हम हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि इस वर्ष का जो जनसंख्या दिवस है वो कब आ रहा है, जब हम 8 अरबवें व्यक्ति के जन्म की उम्मीद कर रहे हैं। यह हमारी विविधता का जश्न मनाने, हमारी समान मानवता को पहचानने और स्वास्थ्य में प्रगति पर आश्चर्य करने का अवसर है। ऑब्वियसली स्वास्थ्य में प्रगति तो हुई है, तभी जो है वो जनसंख्या बढ़ती है। अगर आपके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं होगी, अगर आपके पास मेडिकल में अवसंरचना का अभाव होगा तो जनसंख्या इस कदर नहीं बढ़ेगी। जिसने जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया है, ऑब्वियस बात मैंने आपको बताई कि स्वास्थ्य में प्रगति जब होगी और साथ ही साथ विविधता और हमारी समान मानवता, ये सब सभी जब एक साथ मिलेंगे तो हमारी जीवन प्रत्याशा आराम से बढ़ेगी और नाटकीय रूप से मातृ एवं बाल मृत्यु दर में कमी आई है। इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो कारक है, जो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है, उसमें आप क्या कह सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास, उसमें काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन, स्वास्थ्य अवसंरचना में अमूलचूल परिवर्तन के कारण ही ये संभव हो पाया है कि हम जीवन प्रत्याशा को बढ़ा पाए हैं। साथ ही साथ हम नाटकीय रूप से मातृ एवं बाल मृत्यु दर में इसमें कमी आई है। तो जनसंख्या जो है हमारी बढ़ी है और इसी कारण एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि हम एक ऐसे वर्ष के दौरान विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं जब हम 8 अरबवें निवासी के जन्म की उम्मीद कर रहे हैं। अभी कितनी है भारत की आबादी? तो देखिए, भारत को अगर मैं चीन के साथ कंपेयर करूं तो देखो, एक साइड में भारत अगर आप लिखते हो और दूसरे साइड में अगर आप चाइना के बारे में लिखते हो तो अभी कितनी है? अभी हम चीन से थोड़ा सा कम है। भारत का है 1.412 अरब, जबकि चीन का कितना है 1.426 अरब। चीन की आबादी ये है अभी के मुताबिक, मतलब 2022 के मुताबिक है ये।
2023 में कितनी हो जाएगी? तो अगर भारत की बात करें तो 2023 में ये चाइना को पछाड़ देगा और 2050 में 1.168 अरब जो है 2050 में 1.668 अरब जो है आबादी हो जाएगी किसकी? भारत की। और वहीं अगर चाइना सोचिएगा आप तो चाइना का 1.317 अरब, जो कि भारत इसकी आबादी से सोचें आप तो काफी आगे होगा, मतलब इंडिया इसमें काफी आगे होगा। आप सोचिए 1.668 अरब और इधर 1.317 अरब है, तो भारत इसमें काफी अग्रणी में रहेगा। और अभी जो है वो चाइना आगे है, लेकिन 2023 में यह अनुमान है संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के हिसाब से कि भारत चाइना को 2023 में ही जो है वो पछाड़ देगा। चीन की जनसंख्या नीति, चीन ने किस प्रकार अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, क्या भारत को इससे कुछ सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर अब हम लोग बात करेंगे। ये जो नीतियां हैं ये इंडिविजुअल भी परीक्षा में आपसे सवाल इस पर पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स पर भी पूछा जा सकता है और साथ ही मेंस में भारत के साथ इसको जोड़कर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो क्या है वन चाइल्ड पॉलिसी? वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या है? मतलब एक ही बच्चे का बर्थ, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी, जब चीन की जनसंख्या लगभग 1 अरब के करीब थी और चीन को इस बात की चिंता थी कि वो इस पूरे आबादी को कहां से आर्थिक और सामाजिक जो है वो इनका उत्थान करेगा। कहने का मतलब है कि कहां से इनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था होगी, क्योंकि जनसंख्या 1980 में ही कब कितनी थी? 1 अरब के करीब थी। और चीन को ऐसा लग रहा था कि इतनी जनसंख्या को टैकल करना, इतनी जनसंख्या को भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान तीनों मुहैया कराना चीन के लिए काफ़ी तकलीफमय होगा। और चीन इस बात को सोच रहा था कि ये कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक प्रगति में भी बाधक होगा। अब देखिए, चीनी प्राधिकारियों के द्वारा कहा गया कि ये जो नीति है ये काफ़ी अच्छी रही उनके लिए, क्योंकि इस नीति ने लगभग 40 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोका और देश के समक्ष आने वाली, जैसे मैंने आपको बताया, भोजन और पानी की गंभीर समस्या को उत्पन्न ही नहीं होने दिया। जब जन्म ही आपने रोक दिया तो क्या होगा? भोजन और पानी की जो समस्या जन्म लेने के बाद होती वो होगी ही नहीं। तो जो बेसिक आवश्यकता थी, जो बेसिक चीज़ें थी, उसको यहाँ पर उस तरह की समस्या को यहाँ पर उत्पन्न होने ही नहीं दिया गया। तो इस गंभीर समस्या को उत्पन्न नहीं होने दिया गया, ऐसा चीनी प्राधिकारियों का मानना है। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। जैसे क्या ड्रॉबैक्स हैं? अब इस तरह की जब नीतियां अपनाई जाएंगी वन चाइल्ड पॉलिसी वाली कि भाई एक ही बच्चे को जन्म देना है, तो इसमें क्या समस्या आएगा? जैसे गर्भपात की समस्या आएगी, एबॉर्शन की, ठीक है। साथ ही साथ किस चीज़ की समस्या आएगी? नसबंदी की भी समस्या आएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो क्रूर रणनीतियां हैं, इसको चीन ने इस्तेमाल किया होगा। और यह कहीं ना कहीं अगर आप सोचें तो महिलाओं के स्वास्थ्य के अनुकूल भी नहीं है, पुरुषों के भी स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, और महिला सशक्तिकरण को कहीं ना कहीं ये दबाने का प्रयास करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह के चीज़ों से, जैसे नसबंदी, गर्भपात, ये सब क्या है? ये सब मेरे अधिकार, जो मेरे मानव अधिकार है, जो मुझे प्राकृतिक रूप से मिले हैं, इसका भी ये उल्लंघन है, ठीक है। अब देखिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई, जब जनसंख्या 1 अरब के करीब थी। अब उनको लगा कि जनसंख्या की जो दर है वो उनकी कम हो गई है, तब उनको लगा कि भाई अब जनसंख्या थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो वो क्या लेकर आए? 2 चाइल्ड पॉलिसी। तो जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र गिरावट को देखने के बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी में अपनी नीति को परिवर्तित कर दिया और अंततः प्रत्येक विवाहित जोड़े को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी गई। अब इससे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिला जनसंख्या में, तो इसके बाद 3 चाइल्ड पॉलिसी आई। चीनी जनगणना 2020 के आंकड़ों के बाद यह घोषणा की गई थी कि वर्ष 2016 में प्रदान की गई छूट के बावजूद देश की जनसंख्या वृद्धि तेजी से नहीं बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि 2016 में जो 2 चाइल्ड पॉलिसी आई, इसको लागू होने के बाद भी
देश की जो जनसंख्या में वृद्धि जो चाइना एक्सपेक्ट कर रहा था वो वृद्धि नहीं हो पाई। तो इसलिए अब क्या आ गया, 3 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, 3 चाइल्ड पॉलिसी। तो प्रजनन दर भी काफ़ी कम हो गया, अराउंड 1.3 के करीब हो गया था फर्टिलिटी रेट। प्रतिस्थापन दर मतलब होता है ना कि एक समय के बाद बच्चे को, पूरे जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनको पूरे तरीके से चीज़ों को प्रतिस्थापित करना पड़ता है, पूरा एक नया ही जो है वो जनरेशन आता है। तो प्रतिस्थापन दर भी काफ़ी नीचे गिर गया, प्रजनन दर भी काफ़ी नीचे गिर गया। तो ये जो है समस्या चीन के सामने थी। अब बात है कि जनसंख्या गिरावट की चिंताएं क्या क्या हैं। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, हमेशा पढ़ा होगा कि भाई गरीबी है, तो गरीबी का कारण है जनसंख्या का बढ़ना। तो यहाँ पर ठीक उसके विपरीत कॉन्सेप्ट है कि जनसंख्या अगर गिर जाए तो उससे क्या दिक्कत आएगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि श्रम बल में कमी हो जाएगी। अब आपके पास लेबर फोर्स ही नहीं रहेगा, काम किससे करवाएंगे आप? आपके पास तो जनसंख्या ही नहीं है जो कि काम कर सके। तो श्रम बल में कमी आ जाएगी, लेबर फोर्स में कमी आ जाएगी, साथ ही साथ सामाजिक खर्च में वृद्धि हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी? वृद्ध जो हैं, वृद्ध लोग तो रहेंगे ही, अब वृद्ध लोगों का हेल्थ पर खर्चा होगा, पेंशन पर खर्चा होगा, तो जो सोशल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नया जनरेशन तो आ नहीं रहा। जो पुराने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा, उनके रहने पर खर्च हो रहा, उनके खाने पर खर्च हो रहा, और साथ ही साथ उनके पेंशन पर खर्च हो रहा। तो सामाजिक खर्च में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन जो जनसंख्या में गिरावट से श्रम बल में साथ ही साथ कमी भी आ जाएगी। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि जो है, मतलब जनसंख्या में जो गिरावट है वो श्रम बल में कमी लेकर आता है और सामाजिक खर्च में वृद्धि लेकर सामने आता है। भारत के लिए इसमें क्या सीख है? तो सबसे पहला देखिए, अब चाइना ने जो पॉलिसी अपनाई, 1 चाइल्ड, फिर 2 चाइल्ड, फिर 3 चाइल्ड, इस तरह के पॉलिसी में जैसे आपने देखा कि स्टार्टिंग में जब 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाता है चाइना, तो उस समय गर्भपात, उस समय नसबंदी जैसी क्रूर रणनीति को अपनाता है, और साथ ही मानवाधिकारों का ये उल्लंघन भी है। तो इस तरह के उपायों से भारत को बचना चाहिए, तो जटिल उपायों से भारत को बचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे उपाय ने क्या किया? चीन को एक ऐसे मानवीय संकट में डाल दिया जो अपरिहार्य था। वो आपने देखा ही कि 1 चाइल्ड के बाद 2 चाइल्ड भी जब आया, तब भी चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट ही देखने को मिली। 3 चाइल्ड आया, फिर भी उसमें कोई ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिला। तो क्या है, चीन ने ऐसी कल्पना तो नहीं की थी। तो क्या हुआ, जिस प्रकार की नीति चीन ने अपनाई, 1 चाइल्ड पॉलिसी वगैरह की, उस नीति से चीन को काफ़ी नुकसान हुआ, और यही लिखा है कि चीन को एक ऐसे मानवीय संकट में डाल दिया जो अपरिहार्य था। ठीक है, यदि 2 बच्चे की सीमा जैसे कठोर या जबरदस्ती के उपाय लागू किए जाते हैं तो भारत की स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसमें महिलाओं के साथ भी अन्याय होगा, जैसा मैंने बताया, महिलाओं के साथ भी अन्याय होगा। उनको उस तरह से अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई तो गर्भपात इत्यादि की समस्या उनके जीवन के लिए समस्या बन जाएगी। उनका हो सकता है कि उससे उनकी जान भी चली जाए। तो यहाँ पर भारत के लिए क्या सीख है? दूसरी सीख ये है कि भाई हम थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस करें। एक तो है कि हम जटिल उपायों से बच जाएं, दूसरा है कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दें। प्रजनन दर को कम करने के लिए क्या करना है? आपको प्रमाणित तरीका का इस्तेमाल करना है, न कि गर्भपात, न कि नसबंदी। ये कुछ प्रमाणित तरीका, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह का इस्तेमाल करें, तो प्रमाणित तरीके का इस्तेमाल किया जाए। महिलाओं को उनकी प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण उसी से मिलेगी। जब आप प्रमाणित तरीके से करेंगे तो महिलाओं को उससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, महिलाओं को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी नहीं आएगी, और चीज़ें बेहतर रहेगी, और साथ ही साथ महिलाओं को उनकी प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण भी मिलेगा। शिक्षा, आर्थिक अवसर और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में वृद्धि के माध्यम से उनका अधिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। तो महिलाएं, अगर देखो महिलाएं सशक्त होंगी, महिलाओं को शिक्षा मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, तो वो भी जो उनके हस्बैंड हैं उनके साथ अपनी जो फैमिली नियोजन की जो चीज़ें होंगी, जो अपनी फैमिली की जो प्लानिंग होगी, वो एक बेहतर ढंग से कर पाएगी। तो इस जगह पर महिलाओं का सशक्तिकरण काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक महिला
अपने परिवार को का पूरे अच्छे तरीके से प्लानिंग करती है। तो अगर महिला पढ़ी लिखी होगी, महिला के पास ज्ञान होगा, महिला रोजगार कर रही होगी, तो क्या होगा कि महिला जो है वो अपने हस्बैंड को पूरे फैमिली प्लानिंग समझा सकती है, उसको रोक सकती है कि भाई जो है चीज़ों को कंट्रोल में ही रखा जाए, और पूरी फैमिली की एक तरह से प्लानिंग कर सकती है। तो यहाँ पर आप महिलाओं का रोल समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से, और इसीलिए ज़रूरी है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए ताकि जो परिवार नियोजन की प्रक्रिया है वो बेहतर हो सके। ठीक, भारत की जनसंख्या वृद्धि, इसके बारे में कुछ आंकड़े देखते हैं। 2001 से लेकर अगर हम 2011 के बीच देखें तो लगभग जो ग्रोथ है वो कितना है, 17.17% की वृद्धि दर से कम है। 2001 से 11 के बीच 17.7% की वृद्धि दर से कम है। 2019 और 2050 के बीच लगभग 273 मिलियन लोगों के और जुड़ने का अनुमान है। ये भारत के जनसंख्या वृद्धि थोड़ा सा बताती है। अब देखिए, जनसंख्या नियंत्रण संबंधी भारतीय उपाय क्या क्या है। ऐसा भारत ने भी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए उपाय लगाए, लेकिन वो चीन की तरह जबरन 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड की पॉलिसी पर भारत विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि मैंने बताया ये मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। प्रधानमंत्री ने अपील की, वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने देश से अपील की कि जनसंख्या नियंत्रण देशभक्ति का एक रूप है। साथ ही साथ मिशन परिवार विकास क्या है, 2017 में सरकार ने मिशन परिवार विकास शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था, 146 उच्च प्रजनन क्षमता वाला जिला, जहां पर ज़्यादा फर्टिलिटी कैपेसिटी है, जहां पर ज़्यादा जो है वो बच्चे होते हैं, वहां पर गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। तो वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज बढ़ाओ ताकि प्रजनन दर कम हो जाए, और साथ ही साथ परिवार नियोजन सेवाएं, ताकि वहां पर उनको पता चले कि भाई फैमिली की प्लानिंग किस तरीके से करनी होती है। इस तरह की सेवाओं का जो है वहां पर पहुंच बढ़ाना है, वैसे जिले जहां पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, जहां पर प्रजनन दर ज़्यादा है। तो ये मिशन परिवार विकास है। इसके अलावा नसबंदी करवाने वाले लोगों के लिए मुआवजा, जो स्टरलाइजेशन होता है, नसबंदी, तो इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से नसबंदी करवाने के लिए लाभार्थी और सेवा प्रदाता को श्रम के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करना। तो इसमें भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप नसबंदी कराते हैं, क्योंकि नसबंदी से फिर जनसंख्या नियंत्रण बेहतर हो पाएगा। राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना, ये कब आया, ये 2005 में आया, और इसके अंतर्गत क्या है, ग्राहकों का नसबंदी, जिसको कहा जाता है बंध्याकरण, ग्राहकों का नसबंदी करवाने के बाद मृत्यु, जटिलताओं तथा विफलता की संभावित घटनाओं हेतु बीमा किया जाता है। मान लो नसबंदी करा रहे हैं, उसमें मृत्यु हो गई या फिर कोई अन्य दुर्घटना हो गई, तो उससे संबंधित यहाँ पर बीमा करा दिया जाता है, जिससे उन्हें डर न लगे और वो नसबंदी कराने के लिए आगे आएँ, और साथ में यहाँ पर उनको मुआवजा भी उसका मिलेगा। प्रीलिम्स को लेकर हम लोग कुछ सवाल देख सकते हैं। पहला सवाल क्या है, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अभी आपने देखा भी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का बयान भी देखा, और देखा कि संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रखंड के सामाजिक और आर्थिक विभाग यह रिपोर्ट जारी करती है, और विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो 2022 आई है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई। तो पहला आंसर आपने ये देख लिया। अब जो है हम लोग जब कभी बात करेंगे तो ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय क्या है, कहाँ है, कार्य कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इसके बाद मेंस का एक सवाल है, भारत का 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों पर चर्चा करें और आगे का रास्ता सुझाएं। तो इस प्रश्न को आप कैसे टैकल करेंगे। देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा, परिचय वाला। ठीक, परिचय वाले भाग में आप क्या लिखेंगे,
जो सबसे पहला लाइन है कि भारत का 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैश्विक जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई, इसमें यह कहा गया कि वर्ष 2023 तक भारत चीन से आगे निकल जाएगा। आप यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। हालांकि 2019 के रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि भारत चीन को 2027 में पछाड़ेगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो जनसंख्या रिपोर्ट आया, वैश्विक जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022, इसके बारे में एक लाइन लिख सकते हैं। 2022, ठीक है, तो पूरा लिख दीजिए 2022। यहां पर आपने लिख दिया वैश्विक जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022। ठीक है, वैश्विक जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022, इसके बारे में लिख दिया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसके बाद आप लिखेंगे यहां पर मुख्य भाग। ठीक है, मुख्य भाग में आप क्या लिखेंगे? जैसा लिखा है बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों पर चर्चा करनी है। तो बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों पर कुछ बात करेंगे कि बढ़ती जनसंख्या से क्या होगा। तो देखिए, जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो सबसे पहले क्या जन्म होता है इससे गरीबी का जन्म होता है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जो बेसिक हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे मैंने रोटी, कपड़ा और मकान की बात कही, तो ये बेसिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हम नहीं कर पाते क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। इसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बात थी कि भाई जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, जो शहरी क्षेत्र में सुविधाएं हैं, जैसे घर की सुविधा, जैसे सीवेज जो नालियों की फैसिलिटी है, पानी की सुविधा, ये सब सभी सुविधाओं पर दबाव पड़ेगा। तो ये भी एक समस्या है। आय की असमानता जन्म होगी। अब मान लो जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा तो भाई अब इतना ज़्यादा जनसंख्या हो गया कि बेरोजगारी हो गई, तो कुछ लोगों के पास रोजगार रहेगा और बहुत सारे जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होगा जो बेरोजगार रहेगा। तो ये असमानता पैदा लेगी। तो इस प्रकार की कुछ जो समस्याएं हैं, इसको आप यहाँ पर मुख्य भाग में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। इसके अलावा मैंने आपको बताया, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? पहला ये लिख दिया, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसमें समस्या, न्यूनतम आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान। शहरी सुविधाओं पर दबाव पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि शहरी सुविधाओं पर दबाव पड़ेगा। चौथा क्या लिख सकते हैं? चौथा जैसे मैंने बताया, आय की असमानता जन्म लेगी। जो जनसंख्या आपके लिए संसाधन बनती, वो आपके लिए एक भार बन जाएगी। तो संसाधन नहीं बनकर क्या हो जाएगा? भार। संसाधन नहीं बनकर भार। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय भी किए हैं। हालांकि हम चीन की तरह जो कार्य है वो हम नहीं करना चाहते। जो चीन ने जबरन गर्भपात किया, स्टरलाइजेशन किया, नसबंदी की, यह हम नहीं चाहते क्योंकि यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ उपाय भी किए हैं। जैसे आपको मैंने बताया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अपील की गई और जो स्कीम्स के बारे में आपने यहाँ पर चर्चा की, इन सभी स्कीम्स के बारे में आप लिख सकते हैं। ये सब जो नसबंदी कराने वाली मुआवजा स्कीम, ये सब के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि आगे का रास्ता आपको सुझाना है। तो आगे के लिए क्या है? महिलाओं की सशक्तिकरण आवश्यक है। जैसे मैंने बताया कि महिलाओं की परिवार नियोजन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उनको बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार के अवसर उनके लिए उपलब्ध कराए जाएं। ये सब आप कर सकते, ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ
जनसंख्या के लिए, बढ़ती जनसंख्या के लिए ये एक आदर्श दशा होगी कि आप अपने खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान दें। आप अपने जो मेडिकल क्षेत्र में जो संरचना है उस पर भी आप ध्यान दें, बजाय कि आप जबरन गर्भपात और नसबंदी की तरफ जाएं। आप जो प्रमाणित उपाय हैं उस पर फोकस करें, जैसे जो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग करें, ये सब होगा। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तब जाकर हम जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे, बजाय कि वह एक भार के रूप में हमारे सामने रहेगी। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से जब लिखेंगे तब जाकर चीज़ें बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, और ज़रूर से ज़रूर ट्राई करने के बाद इस प्रश्न को लिखने के बाद जो प्रीलिम्स वाला सवाल है इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।